Hi guys, I am back with another video. We are gonna talk about today the revolutionaries. So let's देखते हैं प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कैसे हम क्लास को डिवाइड किए, मतलब कैसे स्टेट्स, मतलब कैसे क्लास एरिटोक्रेसी, पीजेंट्री, मिडिल मैन, और उसके बाद हमने बात किया कंजर्वेटिज्म के बारे में। और तो और हमने कंजर्वेटिज्म में उसमें जो उन्होंने जो कमिटमेंट टू ट्रेडिशनल वैल्यूज और आइडियाज एंड अपोजिशन टू चेंज ऑफ इनोवेशन, मतलब वो जो एग्जांपल दे के समझाया था ना कि अगर मेन अगर मतलब मशीन्स अगर आ जाते हैं तो मेन कोई काम के नहीं आते थे, और इसीलिए वो कन्वर्वेटिज्म वो जो थे वो बोलते थे कि ये गलत है, अगर मशीन्स भी होंगे तो लोग भी होंगे काम करने के लिए। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं रिवोल्यूशनरीज से। ओके, रिवोल्यूशनरीज से। और ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर of repression drove many liberal nationalities underground. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionary and spread their ideas. हमें पता है कि फिर से फ्रांस में मोनार्की शुरू हो गया था। उसके बाद मोनार्की में जब उनके बोरबन डायनेस्टी को फिर से पावर मिल गया था, वो फिर से पावर में आ चुके थे। और उसके बाद जो लोग जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्हें खटकना, मतलब बहुत सारे गलत रूल फिर से स्टार्ट हो गए थे जो नेपोलियन ने किया था। उसके वजह से बहुत सारे लोग सीक्रेट सोसाइटीज को फॉर्म करने लगे ताकि वो रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन करे और वो आइडियाज को स्प्रेड करे कि हमें यूनिफाइड रहना है और हमें फ्रीडम और लिबर्टी चाहिए हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। one such revolutionary Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genoa in 1807. Okay, he became a member of secret society of the Carbonari. वो एक मेंबर बन गया था सीक्रेट सोसाइटी का, कार्बनरी। एज ए यंग मैन ऑफ 24 he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. वो जेल तक जा चुके थे 1831 में, क्योंकि वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना चाहते थे, स्टार्ट किए थे लिगुएरिया में। ओके, ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज, और उन्होंने 2 और फॉर्म किए थे 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज को, यंग इटली इन मार्सिलिस एंड देन यंग यूरोप इन बर्ने। ओके, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states. और वो ऐसे लोगों को रखता था, मतलब नेशनलिस्ट को रखता था जो कि उसके तरह सोचते थे कि हमें नेशन स्टेट्स चाहिए। ओके, जैसे कि पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट्स। हमें पता है कि सब लोग मतलब तब मिलकर रहते थे, क्योंकि मतलब सबके ऊपर मोनार्की का मतलब रूल चलता था। और तो और वो लोग चाहते थे कि सबका कल्चर अलग हो, सबका ट्रेडिशन अलग हो, ताकि एक ही जगह पे एक ही लोग रहे। जैसे कि जर्मनी में जर्मन, और इटली में इटालियन, जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच। ओके, आगे बढ़ते हैं। Mazzini believed that God has intended nations to be natural units of mankind, so Italy could not continue to the patchwork of small states and kingdoms. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. The unification alone could be basis of Italian liberty. Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland, and Poland. Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of dominant republics frightened the conservatives. और उसके बाद जो माजिनी का जो थॉट था कि हमें मोनार्की को हटाना है, कि हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो कि हम ही रूल करे और हमारी तकलीफों को समझे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, वो ऐसा ही बोलते थे और इसलिए वो मोनार्की को हटाना चाहते थे।
तो फिर हम चलते हैं द एज ऑफ रिवोल्यूशंस के तरफ 1830 to 1848. ओके, एज ए conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to increasingly associated with revolution. जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसके बाद लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, हमें तो पता ही है इन दोनों का मतलब क्या है, और ये दोनों वर्ड जुड़ गया रिवॉल्यूशन के साथ। इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप, बहुत सारे यूरोप में जगह यूरोप में, जैसे कि इटालियन, जर्मन और द प्रोविंसेस स्टेट्स ऑफ Ottoman Empire, Ireland, and Poland. Okay, these revolutionaries were led by liberal nationalists belong to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, members of the commercial middle class. ये सब जो revolutions थे उन्हें लीड करते थे जो मिडिल क्लास एलाइट्स थे। ओके, जिनमें से प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स और क्लार्क्स मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 30। पहला रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ फ्रांस में 1830 में, हम बोल सकते हैं कि जो फ्रांस में स्टार्ट होता था वो पूरा का पूरा यूरोप को इम्पैक्ट करता था, और जहाँ और मतलब और कहाँ पे यूरोप में अगर स्टार्ट होता था तो फिर फ्रांस में इफेक्ट पड़ता था। ओके, द बोर्बन किंग्स हु had been restored to power during the conservatives reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. जो बोर्बन किंग थे जो आए थे पावर में 1815 में, उसके बाद उन्हें ओवरथ्रोन किया गया। ओके, और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म किया जहां की एक ही आदमी रूल करता हो और वो ही उसके बाद सारा पावर ना हो, और वो लोगों के तकलीफों के बारे में सोच सकता है और वो हल मतलब सॉल्व करने की ताकत रखता हो। ओके, व्हेन फ्रांस नीड्स मैटरनिटी वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इस लाइन का ये मतलब है कि अगर फ्रांस पर अगर इफेक्ट हुआ तो फिर ये पूरा का पूरा यूरोप पर इफेक्ट करेगा। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स व्हिच लीड टू बेल्जियम टेकिंग अवे द विद फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड। और जैसे ऐसे ऐसे जुलाई रिवॉल्यूशन जैसे स्पार्क हुआ मतलब बढ़ा ऊपर उठा, वैसे वैसे ब्रुसेल्स में भी, बेल्जियम में भी वो शुरू हुआ, और तो और किंगडम ऑफ नेदरलैंड में भी। ओके, as the event that mobilized nationalist feeling among educated elite across Europe was Greek War of Independence। और एक जो शुरू हुआ ग्रीक में, जो शुरू हुआ था 1821 में, ग्रीक्स जो थे वो उनको भी इंडिपेंडेंस चाहिए था। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। ग्रीस को रूल करते थे ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी से रूल करते थे। ओके, उन्हें भी इंडिपेंडेंस चाहिए था, लिबर्टी चाहिए था, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी रिवोल्यूशन स्टार्ट करना शुरू कर दी। ओके, जैसे कि उन्होंने 1821 में स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, और उसके बाद नेशनलिस्ट्स इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड आल्सो फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। और तो और उन्हें बहुत सारा सपोर्ट भी मिला वेस्ट यूरोप से, और तो वेस्टर्न यूरोप से, जो कि सिंपैथी दे देते हैं एंशिएंट ग्रीक कल्चर को। ओके, poets, artists landed Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire। और तो और poets और artists भी सपोर्ट करने लगे। याद रखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ वेपन उठाने से या फिर वार करने से फ्रीडम नहीं मिलता, हमें आर्ट के जरिए या फिर पोएम्स के जरिए या फिर पेंटिंग्स के जरिए हम लोगों के अंदर नेशनलिज्म का मतलब पेट्रियोटिक देश के लिए हम
इच्छा मतलब देश की रक्षा करने के लिए उत्साह कर सकते हैं। और तो और उसके बाद उन्हें लीड कर रहे थे द इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रैन, organized funds, later fight in the war where he died of fever in 1824। और तो और लॉर्ड ब्रैन जो कि थे एक इंग्लिश पोएट, उन्होंने क्या किया, वो बहुत सारे फंड्स को इकट्ठा किए और तो वो वार में भी लड़े और वो मर गए 1824 में। एंड फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल of 1832 recognized as Greece as an independent nation। 1832 में एट लास्ट उन्हें इंडिपेंडेंस मिल ही गया आफ्टर ए 11 years ऑफ स्ट्रगल। ओके, चलो, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड national feeling। Okay, the development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of nation. Art and poetry, stories and music helped express the safe nationality feeling। जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म मतलब जो नेशनलिज्म सिर्फ वार्स के थ्रू या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन मतलब लैंड को बढ़ाने से, मतलब किसी के ऊपर जाके कब्जा करने से वैसे नहीं आता, कल्चर के थ्रू भी आता है, जैसे कि आर्ट और पोएट्री के थ्रू, स्टोरीज और म्यूजिक के थ्रू, ये सब भी फीलिंग जगाता है नेशनलिस्ट के लिए। Okay, let us look at the romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments। Okay, romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science and focus instead of emotions, intuition and mystical feeling। Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common culture past as a basis of a nation। जो रोमांटिसिज्म जो फॉर्म करते थे, मतलब जो कल्चर को दिखाते थे, उन्हें नेशनलिस्ट का फीलिंग दिलाने के लिए दिखाते थे, ताकि हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो साइंस है उन्हें उन पर ज़्यादा फोकस ना करें, नेशनलिस्ट के तरफ भी ध्यान दे। ओके, द अदर रोमांटिसिज्म as the German philosopher Johann Gottfried Herder, ये one of the important name है। ओके, other claimed that the true German culture was to be discovered among the common people by dash luck। मतलब वो बोल रहे थे कि हम वो एक जर्मन फिलोसोफर थे और वो बोलते थे कि जो जर्मन कल्चर है वो फोल्क सॉन्ग्स, इट वाज थ्रू फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क पोएट्री एंड फोल्क डांसेस दैट ट्रू द स्पिरिट ऑफ नेशन वाज पॉपुलराइज्ड। ओके, जो फेमस कर दिए जॉन गेटफ्रेड हेडर ने फोल्क सॉन्ग्स को, डांसेस को, जैसे कि हम पंजाब का देखते थे फोल्क डांस है भांगड़ा, वैसे ही उन जर्मन का वो डांस करके, सॉन्ग्स गा के उन्होंने नेशनलिस्ट का फीलिंग जगा रखा था जर्मन में। ओके, सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म्स ऑफ फोल्क कल्चर वाज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट ए नेशनल बिल्डिंग। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were most illiterate। जो सिर्फ हम लैंग्वेज के थ्रू या फिर लिख के या फिर एक्सप्रेस करके ही नहीं, हम अपने डांस फॉर्म में भी हम मैसेज दे सकते हैं लार्ज ऑडियंस को जो कि इलिटरेट है, ताकि वो नेशनलिस्ट का फीलिंग सबके अंदर रहे। दिस वाज एस्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, ओके, व्हिच हैज बीन पैट्रोनाइज्ड एट द एंड ऑफ द 18th century by the great powers रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ओके, उन्हें पोलैंड को रूल करते थे रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। इवन तो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज इंडिपेंडेंट, पोलैंड तो इंडिपेंडेंट नहीं था। नेशनल फीलिंग वेर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। उनके अंदर जो नेशनल
फीलिंग था वो अलाइव था म्यूजिक और लैंग्वेज के वजह से। कोरल Karpinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dance like Polonezeri and Mazurka into nationalist symbols. वो वो फॉर्म करते थे ओपेरास और म्यूजिक के थ्रू नेशनलिस्ट का जो लोगों को दिखाना, मतलब नेशनल स्ट्रगल कैसे करेंगे और नेशनलिस्ट का भाव, मतलब सबके अंदर नेशनल के लिए फीलिंग, वो सब दिखाने के लिए वो ओपेरास और म्यूजिक के थ्रू दिखाते थे। लैंग्वेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। लैंग्वेज भी बहुत बड़ा रोल अदा किया नेशनलिस्ट फ्रीडम के लिए। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। जैसे जैसे रशियन का ऑक्यूपेशन बढ़ता गया, पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया स्कूल में से और रशियन लैंग्वेज को फोर्स किया गया पढ़ाने के लिए। और इन 1831 एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल took place which was ultimately crushed। 1831 में एन आर्म रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल, जो रशियन रूल के अगेंस्ट था, वो अल्टीमेटली क्रस्ट कर दिया। ओके, फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। वो जैसे जैसे मतलब पोलैंड के जो रेबेलियन स्टार्ट कर दिए थे, रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए थे रशिया के खिलाफ, वैसे क्लर्जीज को लगा कि हम ये लैंग्वेज हम वेपन की तरह यूज कर सकते थे, कि हम उन लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं रशियन को, और हम आसानी से फिर से हमारा फ्रीडम पा सकते हैं। उसके बाद पोलिश वाज यूज्ड टू चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। पोलिश लैंग्वेज आल्सो यूज्ड इन चर्च। पोलिश लैंग्वेज जो यूज होता था चर्च में भी, और तो और बहुत सारी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में भी। पर as a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent in Siberia by the Russian authorities as a punishment for their refusal to preach in Russia। और तो और उन्हें उन लोगों को भेज दिया जाता था जेल में या फिर साइबेरिया, मतलब बहुत ही ठंडी जगह पे। ओके, क्योंकि वो लोग यूज करते थे पोलिश लैंग्वेज को, ना कि रशियन लैंग्वेज को। द यूज ऑफ पोलिश केम टू सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। पर वो फिर भी जानते थे कि हमारा पोलिश लैंग्वेज ही एक ही तरीका होगा जो कि हमें फ्रीडम दे सकता है। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे यूरोप में जो पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से हंगर बढ़ गया, या उसके बाद रिवोल्ट्स होना शुरू हो गए। ओके, द 1830s were years of great economic hardship in Europe। 1830s से उनका इकोनॉमिक हार्डशिप्स होना शुरू हो गया यूरोप में। The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe। फर्स्ट हाफ जो था 19th सेंचुरी का, वो एकदम से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया था यूरोप का। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। और बहुत सारे कंट्रीज में मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज एंड माइग्रेटेड टू सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। और तो जैसे कि खाने के कंडीशन, मतलब खाने को कम हो गया था, सबके लिए खाना कम पड़ रहा था, इसलिए जो रूरल पीपल थे उन्होंने सोचा कि हम सिटीज में जाके सेटल हो जाएंगे। पर सिटीज में आके उनका कंडीशन और बुरा हो गया, क्योंकि वो ओवरक्राउडेड स्लम्स में रहने लगे और उनका कंडीशन बहुत ही खराब था। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स were often faced with stiff competition from imports of cheap machine goods from England। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे यूरोप में, मतलब जो काम करते थे, उन्हें स्टिफ कंपटीशन मतलब टफ कंपटीशन देना पड़ता था जो इंपोर्ट होके आता था, जो इंग्लैंड से। जो इंग्लैंड, पता है इंग्लैंड का इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही
पहले शुरू हो गया था और उनका गुड्स भी बहुत अच्छा और सस्ते में बिक रहा था, और इसी वजह से उनको बहुत सारा लॉस हुआ बहुत सारा उन्हें लॉस फेस करना पड़ा जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे। ओके, दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, वो स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन में होता था क्योंकि बहुत सारा ड्रेस आते थे चीफली और बहुत ही सुंदर सा मतलब अच्छा डिजाइन होके, और इनका बहुत ही महंगा हो जाता था, इसलिए इन्हें बहुत लॉस फेस करना पड़ा। ओके, इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, इस रीजन में एरिस्टोक्रेसी उन पावर एंजॉय करने लगे और पीजेंट्स स्ट्रगल करने लगे, और जो फेडरल ड्यूज और ओबिलाइजेशंस जो टैक्सेस थे उन्हें मतलब परेशान करने लगे पीजेंट्स को। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस ऑफ ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लीड टू वाइड स्प्रेड प्रोपोजिशन इन टाउन एंड कंट्री, और द राइज ऑफ फूड प्राइसेस, जो फूड का प्राइस बढ़ गया और ड्यू टू बैड हार्वेस्ट मतलब खराब हो गया था जो इस साल मतलब उस साल जो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस हुए थे, और इसी वजह से बहुत सारे लोग हंगर में मरने लगे। और द ईयर 1845-48 was one such year. Food shortages and widespread unemployment brought population of Paris out on the roads. और जो फूड शॉर्टेज और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट थे वो पॉपुलेशन जो पेरिस में रहते थे उन्हें रोड्स पे आने के लिए मजबूर कर दिया। बैरिकेड्स वेर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिपी वाज फोर्स्ड टू फ्ली, और जो बैरिकेड्स उन्हें तोड़ दिए, और जो लुइस फिलिपी थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के जो हेड थे उन्हें भगा दिया, मतलब वो भी डर के चले गए। A National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed to right to work. National workshops to provide employment were set up. उसके बाद जाके नेशनल असेंबली में एक प्रोक्लेम दिया, मतलब एक लोगों को चांस मतलब एक सबको बोल दिया गया कि 21 एबव मतलब जो एज 21 के एबव है वो सारे लोगों को अडल्ट मेल्स को ही राइट टू वोट ग्रांट किया गया, और जो लोग काम करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं उन्हें भी राइट टू वर्क दिया गया। ओके, उसके बाद बहुत सारे वर्कशॉप मतलब जो ट्रेनिंग उसके बाद कैसे ऑपरेट करें वैसे उन्हें सेटअप किया गया, और उसके बाद उन्हें एम्प्लॉयमेंट जॉब दिया गया। Earlier in 1845 weavers in Silesia, जो वीवर्स जो थे सिल्सिया में had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payments. The journalist William Woolf described the events in Silesian village as follows. जो 1845 में जो सिल्सिया के जो वीवर्स थे उन्हें जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो सप्लाई करता था रॉ मटेरियल उससे जो वो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते थे उनके हिसाब से उन्हें पेमेंट नहीं मिलता था, उससे कम ही मिलता था। इसीलिए जो जर्नलिस्ट थे विलियम वुल्फ उन्होंने एक इवेंट इन सिल्सियन विलेज को एक रिपोर्ट की तरह लिखा है। ओके, इन दिस विलेजेस कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, इसमें 18,000 लोग रहते थे। द मिजरी ऑफ वर्कर्स इज एक्सट्रीम, बहुत सारे वर्कर्स थे, दे डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स, उनके लिए बहुत ज्यादा जॉब की जरूरत है। हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर, और उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स के उन्हें फायदा मिल जाता था कॉन्ट्रैक्टर्स को, क्योंकि जो कम प्राइस बोलता है उसके पास जाते थे और जो ज्यादा प्राइस बोलते थे उनके पास नहीं जाते थे। इसलिए on June 4 at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wages. जो 4 जून दोपहर को 2 बजे एक लार्ज क्राउड ऑफ वेवर्स मतलब बहुत सारे वेवर्स रोड पे आ गए घर को छोड़ के
उन्होंने डिमांड किया कि हमें हायर वेजेस चाहिए. ओके, दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली. और फॉलोइंग दिस ए ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस. और तो और उन्होंने बहुत सारे लोगों के हाउस तोड़ दिए, विंडोज तोड़ दिए, फर्नीचर्स तोड़ दिए, बहुत सारे चीज तोड़ दिए, स्टोर हाउस को ब्रोक कर दिया. और तो और बहुत सारे जो सप्लाईज ऑफ क्लॉथ थे उन्हें भी जाके तोड़ दिया. और जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो भाग गए फैमिली के साथ दूसरे विलेज को. ओके, उसके बाद रिफ्यूज टू शेल्टर सच ए person. He was returned after 24 hours later, having recognized with army. और तो और सबको तो नहीं मिल सकता अगर, इसलिए वो वापस आ गए 24 आवर्स के बाद विद द आर्मी के साथ वापस आए. और तो और 11 वीवर्स को मार दिए. ओके, 11 वीवर्स were shot. Thank you guys for watching this video. I hope you like it, and we are gonna study about the making of Italy and Germany in the next class. So stick with our channel, and you will get all the ideas about the history. Thank you. Stay safe, stay in home, stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat.